आज बच्चों हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे टॉपिक क्लॉजेस को, जो कि हम 12th इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। और क्लॉजेस में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ कंडीशन। एडवर्बियल क्लॉजेस जो हैं वो एक से अधिक प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जो हमें दे रखा है हम वही पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ कंडीशन। इसमें जो वर्ड आ रहे हैं वो उन पे ध्यान दें अगर हम, तो पहला वर्ड है एडवर्बियल। एडवर्बियल का मतलब होता है एडवर्ब से बनने वाला। किससे बनने वाला? एडवर्ब से बनने वाला। और क्लॉज के बारे में मैं कितना बताऊं आपको, बहुत बार बात कर चुके हैं हम। क्लॉज क्या होती है बच्चों? सब्जेक्ट और वर्ब से मिला हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद आता है वर्ड जो हमारा नेक्स्ट, वो है कंडीशन। कंडीशन जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं बच्चों शर्त। क्या बोल सकते हैं? शर्त। शर्त वाले वाक्य। शर्त का मतलब क्या हुआ कि यदि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होगा। 3 या 4 प्रकार की शर्त हो सकती है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस भी इनको अपन बोल सकते हैं और इनको अपन एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ कंडीशन भी बोल सकते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ कंडीशन जो होते हैं उनमें वाक्य को 2 भागों में अपन बांट सकते हैं, 2 क्लॉजेस में बांट सकते हैं अपन। जैसा कि हम पहले से भी देखते आ रहे हैं कि 2 क्लॉजेस मिलती हैं हमें, यहाँ पर भी हमें 2 क्लॉजेस मिलेंगी। एक क्लॉज जो कंप्लीट नहीं होगी, जो इफ से शुरू होगी सामान्यतः, वो क्लॉज जो है वो कंडीशनल क्लॉज कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? कंडीशनल क्लॉज। और दूसरी क्लॉज जो होगी जो अपने आप में पूरी होगी, जो संपूर्ण या पूर्ण मीनिंग रखती होगी, उसे हम मेन क्लॉज बोलेंगे। और मेन क्लॉज जो होगी बच्चों वो हमें उस कंडीशन का रिजल्ट बताएगी, जो हमने पहली कंडीशन, जो हमने पहली क्लॉज यूज़ की है। तो बच्चों हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन जो है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? शर्तवाचक वाक्य बोल सकते हैं। शर्तवाचक का मतलब क्या हुआ कि ये कोई शर्त बताएंगे हमें कि यदि ऐसा होता है तो ऐसा होगा। कंडीशनल सेंटेंस 2 उपवाक्यों, जैसा कि मैंने बताया था आपको, उपवाक्य क्या होता है बच्चों? क्लॉज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्लॉज को, क्योंकि क्लॉज पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको उपवाक्य बोल दिया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस 2 भागों से बना होता है। एक तो इसमें होगी बच्चों कंडीशनल क्लॉज। क्या होगी बच्चों? कंडीशनल क्लॉज। मतलब वो क्लॉज जो अपन क्या बताएगी, अपन को कंडीशन बताएगी, शर्त बताएगी। और ये क्लॉज को हम इफ क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इफ क्लॉज, क्योंकि सामान्यतः ये इफ से शुरू होती है। सामान्यतः का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इफ से शुरू होती है, लेकिन ये इफ के बिना भी शुरू हो सकती है, इसकी बात भी अपन करेंगे। दूसरी क्लॉज जो होगी इसे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज की बात अपन पहले भी कर चुके हैं कि मेन क्लॉज वो होती है बच्चों जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है, जिसको अपनी कंप्लीटनेस के लिए, अपनी पूर्णता के लिए किसी दूसरी क्लॉज पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता है बच्चों। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कंडीशनल सेंटेंस कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? आपसे कोई पूछे तो 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। कितने भागों से? 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। और इन 2 भागों में हमारा जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो क्लॉज जो इफ से बनेगा, अभी हम उदाहरण देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे तो आपकी दिमाग में बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जो क्लॉज इफ से बना होगा ना, उसी को ही हम नाम दे देंगे बच्चों, क्या? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन जो हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है ना? तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन ऐसी क्लॉज एडवर्ब से बनने वाली जो आपको कंडीशन बताए, क्या बताए? शर्त बताए, उसे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन बोलते हैं। ये नाम जरूर सुनने में भारी भरकम लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको समझना शुरू कर दोगे ना बच्चों तो ये बहुत आसान लगेंगे। उतने ही आसान लगेंगे आपको जितने मुझे लगते हैं। ठीक है बच्चों? तो आगे चलते हैं। हमने 2 पार्ट पढ़ लिए इसके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू कॉल हिम, अगर तुम उसे बुलाओगे या अगर तुम उसे कॉल करोगे, है ना? कॉल करना बुलाना भी हो सकता है और कॉल करना फ़ोन करना भी हो सकता है। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल निश्चित करना हो कि भैया मैं तो बुलाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो फ़ोन करने की बात ही कर रहा हूँ, तो आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो यहाँ पर कि इफ़ यू फ़ोन हिम, क्योंकि फ़ोन जो है वो वर्ब भी है। नाउन होने के साथ साथ वो क्या है बच्चों? वर्ब भी है। इफ़ यू फ़ोन हिम अगर आप लिख दोगे तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम बात जो है वो बुलाने वाली नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फ़ोन वाली बात ही कर रहे हैं, फ़ोन पे बुलाने की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम उसे बुलाओगे, ही विल कम, तो वह आएगा, तो वह आएगा। अब देखिए कॉमा से पहले वाली जो क्लॉज है वो शुरू हो रही है बच्चों किससे? इफ़ से। किससे? इफ़ से। और हमारी यही क्लॉज जो है हम क्या कहेंगे इसको? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन।
इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा, क्योंकि नाउन्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी नाउन क्लॉज पढ़ने से पहले। तो एडवर्ब्स के बारे में, क्योंकि एडवर्ब्स बड़ा टॉपिक है अपने आप में, और अगर हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम अपने सिलेबस से पूरी तरह डाइवर्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको एडवर्ब्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि एडवर्ब्स, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं, वे शब्द होते हैं, वे वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मतलब जो कुछ ऐड करते हैं, कुछ जोड़ते हैं। किसके अर्थ में? नंबर 1, किसी वर्ब के अर्थ में, किसी एडजेक्टिव के अर्थ में, या किसी दूसरी एडवर्ब के अर्थ में। इन तीनों के अर्थ में कुछ जोड़ने वाले शब्द जो हैं वो बच्चों क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? एडवर्ब्स कहलाते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात, एडवर्ब्स जो हैं वो जब ये काम कर रहे होते हैं, जब इन 3 तरह के शब्दों को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को, तो वो किस किस तरह के काम करते हैं, उसके अलावा क्या क्या बताते हैं वो हमें समय के बारे में बता सकते हैं, टाइम के बारे में, वो हमें बता सकते हैं प्लेस के बारे में, वो हमें बता सकते हैं किसके बारे में कि कोई काम कैसे होता है, मैनर बोलते हैं इसको, वो हमें बता सकते हैं कि किसी कंडीशन के बारे में, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो ये सब काम जो हैं वो हमें रीज़न भी बता सकते हैं। तो ये सब काम जो है वो कौन करता है? एडवर्ब करता है। और चूंकि ये काम एडवर्ब करता है तो वही काम एडवर्बियल क्लॉज भी कर सकती है। अभी तक आपने इतना समझ लिया होगा कि नाउन जो काम कर सकते हैं वो नाउन क्लॉज कर सकती है। क्लियर है ना? नाउन जो काम कर सकते हैं वो नाउन क्लॉज कर सकती है। एडजेक्टिव जो काम कर सकते हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज कर सकती है, जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी बोल देते हैं, जो हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। तो एडवर्ब क्लॉज भी क्या होंगे बच्चों? फिर एडवर्ब क्लॉज भी वो सब काम कर सकते हैं जो एक एडवर्ब कर सकती है। वो हमें स्थान बता सकते हैं, वो हमें समय बता सकते हैं, वो हमें मैनर बता सकते हैं, है ना, वो हमें रीज़न बता सकते हैं, और वो हमें कंडीशन भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं बच्चों? कंडीशन, शर्त। और कंडीशन बताने का काम सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? इफ़ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इफ़ के द्वारा, क्योंकि इफ़ का मीनिंग क्या होता है? यदि। और यदि लग गया, यदि किसी सेंटेंस में यदि लग गया तो फिर कंडीशन होगी ना अपने आप कि यदि ऐसा हुआ तो। इसके 2 पार्ट देखे हमने। पहला पार्ट देखा हमने इफ़ यू कॉल हिम, दूसरा देखा हमने ही विल कम। 2 क्लॉजेस दिख रही हैं आपको? नहीं दिख रही, मैं दिखा दूँ आपको। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब है, तो इसका मतलब 2 क्लॉजेस हैं। ये आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हो। मैं बातों को रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये बात जो है घर कर जाए कि क्लॉजेज होती क्या हैं। बेसिकली क्लॉजेज का आपको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तभी तो आपको क्लॉज कौन सी, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज जो है वो समझ में आएंगी। इसका हिंदी अर्थ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, कि अगर तुम उसे बुलाओगे तो वो क्या होगा? आएगा, आ जाएगा। तो कंडीशनल क्लॉज में हमने इफ़ लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और आगे क्या लग रहा है? विल शैल लग रहा है। इन बातों को हम बहुत ही ध्यान से देखने वाले हैं। तो इस वाक्य में इफ़ यू कॉल हिम को हम इफ़ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। बच्चों ये क्या भला है सबऑर्डिनेट क्लॉज? नाम सुना हुआ है कभी या पहली बार आ रहा है? चलिए मैं याद दिलाता हूँ आपको, पहली बार नहीं आ रहा है ये सुना हुआ है आपने। मैंने आपको 2 तरह की क्लॉज के बारे में बताया था। पहली थी मेन क्लॉज और दूसरी थी सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज वो होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है जिसे अपन डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिपेंडेंट, जो आश्रित होती है मेन क्लॉज के ऊपर अपनी मीनिंग की पूर्णता के लिए। तो इफ़ यू कॉल हिम, अगर तुम उसे बुलाते हो, इतना बोल के चुप हो जाऊँ मैं तो वही अधूरा होगा। और पूरा कब होगा? जब मैं आगे ऐड करूँगा क्या? ही विल कम, वह आएगा, वह आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं इसके द्वारा कोई शर्त व्यक्त की जाती है। यदि लगा हुआ है, शर्त अपने आप ही होगी। दूसरा क्लॉज जो कि है ही विल कम, उसे हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज को आप प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में मुख्य वाक्य बोलते हैं। इसके द्वारा शर्त का परिणाम व्यक्त किया जाता है। शर्त का परिणाम, यदि तुम उसे कॉल करोगे, ये शर्त है, तो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? यदि तुम उसे कॉल करोगे ना तो वो आ जाएगा, ये रिजल्ट है। तो इसका मतलब हम इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि यदि तुम उसे कॉल नहीं करोगे तो वो नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है कि अगर तुम कॉल करोगे तो आएगा, नहीं कॉल करोगे तो नहीं आएगा। तो ये शर्त है। इस शर्त का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। इसे कंडीशनल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। लास्ट बात, चूंकि ये क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज, जो भी बोल रहे हो इसे आप, इफ़ क्लॉज, चूंकि शर्त यही वाली क्लॉज बता रही है ना, इसी से शर्त लग रही है कोई,
इसी से ही शर्त बताई जा रही है, तो इसी को ही क्या बोलेंगे बच्चों हम? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, तो आपका टॉपिक जो है उसका नाम है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, और वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे चले। तो हमें एक बात और याद रखनी है कि ये कोई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पहले कंडीशनल क्लॉज ही आए और बाद में मेन क्लॉज आए। इसको उल्टा भी कर सकते हैं अपन। उल्टा करने का मतलब ये है कि मेन क्लॉज को आप पहले रख सकते हो और कंडीशनल क्लॉज को बाद में रख सकते हो। इफ़ क्लॉज को पहले रखा और उसके बाद मेन क्लॉज को रखा, तो उन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं होगा। उन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं होगा। उदाहरण देखिए, ये दोनों क्लॉजेज जोड़ी मैंने, इफ़ क्लॉज पहले है और मेन क्लॉज बाद में है, तो मेन क्लॉज शुरू किससे हो रही है? ही से। ही कोई कंजंक्शन नहीं होता, ही प्रोनाउन होता है, मेल के स्थान पे काम आने वाला, राम श्याम मोहन सोहन के स्थान पे काम आने वाला। तो चूंकि ये कंजंक्शन नहीं है, इसलिए हमें बीच में कॉमा लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा? कॉमा। लेकिन अगर मैं इफ़ क्लोज को बाद में ले जाऊंगा, इफ़ क्लोज को बाद में ले जाऊंगा, तो बाद में ले जाने के कारण इफ़ जो है वो सेंटेंस के क्लोज के बाद में आएगा। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, ये ही विल कम मेन क्लोज है हमारी, और इफ़ यू कॉल हिम हमारी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज है या कंडीशनल क्लोज है, जो मर्जी बोल लो। तो इसकी शुरुआत किससे हो रही है बच्चों? इफ़ से। और इफ़ क्या होता है बच्चों? इफ़ होता है कंजंक्शन। क्या होता है बच्चों? कंजंक्शन। और जब हमारा सेंटेंस, हमारा क्लॉज कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, कंजंक्शन से शुरू हो रहा है ना, तो हमें फिर कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉमा क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है, और कंजंक्शन भी क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमारे दो क्लॉजेज में से दूसरा क्लॉज जो है उसकी बिगिनिंग में कंजंक्शन लगा हुआ है, शुरुआत में कंजंक्शन लगा हुआ है, तो उन दो वाक्यों के बीच में, उन दो क्लॉजेस के बीच में हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कंजंक्शन पहले आ गया तो फिर हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जोड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। आप ऐसे ही दो क्लॉजेस को जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये कंडीशनल क्लॉज पहले आए ज़रूरी नहीं है, ये बाद में भी आ सकती है। यहाँ इस सेंटेंस में पहले आ रही है, इस सेंटेंस में बाद में आ रही है, इससे मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही मीनिंग है। परिवर्तन सिर्फ दिखने में इतना सा हुआ कि कॉमा पहले लगा हुआ था, अब कॉमा नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशन जो होती हैं, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन जो होती हैं, वो कितनी तरह की हो सकती हैं। कितनी तरह की हो सकती हैं वो? मुख्यतः एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशंस 3 तरह की हो सकती हैं। कितनी तरह की? 3 तरह की। पहली कंडीशन का नाम है बच्चों ओपन कंडीशन, जिसे हम पॉसिबल कंडीशन भी बोलते हैं। ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन, जो आप इसको नाम देना चाहो इनमें से, तीनों में से दे सकते हो। ओपन कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन। नाम बता रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ इनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी कंडीशन के नाम बहुत सारे हैं। हाइपोथेटिकल, अनलाइकली, इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी कंडीशन। आपको नाम से थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि हाइपोथेटिकल मतलब ऐसी कंडीशन जो हाइपोथेटिकल होगा, मतलब हुआ जो रियल नहीं हो। अनलाइकली जो संभव नहीं हो, होता नहीं हो जो। इम्प्रोबेबल जो प्रोबेबल नहीं हो, जिसका होना, जिसका घटित होना लाइकली नहीं हो, संभव नहीं हो, ऐसा संभावना नहीं हो कि ऐसा होता होगा। इमेजिनरी काल्पनिक हो गया। काल्पनिक तो समझ सही हो आप, है ना। तो अगर मैं तोता होता तो मैं उड़ता, ये कल्पना है मेरी। तो ऐसी कंडीशन जो हैं उनको हाइपोथेटिकल, अनलाइकली, इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। थर्ड कंडीशन जो है उसका नाम है इम्पॉसिबल कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन? इम्पॉसिबल कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशंस। ये नाम तो मैंने बता दिया आपको, एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा, पर मैं आपकी आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए इनको नंबर दे देता हूँ। आप हमेशा याद रखिएगा, आपको बहुत सारी बुक्स में भी ये रेफरेंस मिल जाएंगे। इसको हम पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, इसको हम सेकंड कंडीशन और इसको हम थर्ड कंडीशन बोल देते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन भी वर्ड यूज़ किया जाता है। हालांकि इसमें छोटी सी कमी ये है कि पहली कंडीशन से हमें कोई भी आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी, वो तो हमें याद होगा तो पता होगा। लेकिन पॉसिबल कंडीशन सुन के कुछ आइडिया हो रहा है दिमाग में, अच्छा पॉसिबल जो संभव हो, इमेजिनरी अच्छा जो काल्पनिक हो, इम्पॉसिबल जो संभव ही ना हो, जो पहले पास्ट में कभी हो सकती होगी अब नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये
नाम से हमें पता लग जाएगा लेकिन नंबर से नहीं पता लगेगा। लेकिन सीखने के कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें अगर हम 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम देंगे तो इतने लंबे लंबे नाम नहीं बोलने पड़ेंगे हमें। ओके बच्चों, तो मैंने आपको कितनी कंडीशन बताई? 3 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। नाम देना चाहें तो फर्स्ट कंडीशन को पॉसिबल कंडीशन, सेकंड को इमेजिनरी कंडीशन और थर्ड को इम्पॉसिबल कंडीशन भी आप बोल सकते हो। अब अपन एक एक करके इन तीनों कंडीशंस की बात कर लेते हैं और जब हम इनकी बात कर चुके होंगे तो हमारे एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ कंडीशन पूरे हो चुके होंगे। गॉट इट? चलिए, पहली कंडीशन हमने देखी ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसको अगर पूरा कर दिया जाए तो उसका आउटकम, उसका जो परिणाम है वो संभव है। ऐसी कंडीशन जिसको यदि पूरा कर दिया जाए तो उसका आउटकम जो होगा, उसका जो परिणाम होगा वो संभव है, मतलब वो हो सकती है, पॉसिबल है, उसको पूरा करने के चांसेस ख़त्म नहीं हुए हैं। इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। 2 टाइप्स की हो सकती है, ये 2 टाइप्स की हो सकती है। किस टाइप की? 2 टाइप की। और दोनों में स्ट्रक्चर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। स्ट्रक्चर क्या होगा? पहली कंडीशन में इफ़ आएगा, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा, इफ़ के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, या इज आर एम आएगा, या हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कुल मिला के इन शॉर्ट बोल सकते हैं सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेजेंट टेंस को। तो आप ये बोल सकते हो कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद यदि प्रेजेंट टेंस है तो आपकी पहली कंडीशन होगी वो ओपन कंडीशन होगी। और बहुत ही इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि तीनों कंडीशन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज बन जाएगी, इमेज नहीं इमेज बन जाएगी कि भैया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कौन सी दे रखी है। उससे बहुत क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और आगे वाले पार्ट में बच्चों दे रखा होगा हमें विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू लिसन टू योर फादर, अगर तुम अपने पिता की बात सुनते हो तो क्या होगा? ही विल बाय यू अ बाइक, वो तुम्हें बाइक खरीद के दे देंगे। क्या खरीद के दे देंगे? बाइक खरीद के। अब देखिए, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ रही है लिसन, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म है। लेट्स इरेज इट। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी इफ़ कंडीशन में, तो आगे क्या लगाते हैं? विल या शैल लगाते हैं। देखिए आगे विल आ रहा है और क्या आ रहा है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन है और ये संभव है। आप अपने पिता की बात सुन लो तो वो क्या दिला देंगे? बाइक दिला देंगे। मतलब ऐसा है कि इस कंडीशन को पूरा करने के चांसेस ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि अगर ऐसा हो जाता तो तुम्हें दिला देते, नहीं। कर लो भैया, अभी भी बात सुन लो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बाइक दिला देंगे। नहीं सुनोगे तो भैया फिर तो वो डोन है, नहीं सुनोगे तो नहीं दिलाएंगे बाइक को। चलिए और एग्जांपल देखते हैं कुछ। इफ़ यू कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर तुम मेरे पास आते हो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। जहाँ तक बात विल और शैल की है तो यहाँ पर शैल भी लगा सकते हो आप। फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि अगर आपने यहाँ पर विल लगाया तो ये मॉडल के रूप में काम कर रहा होगा, जो आपका डिटर्मिनेशन, जो आपका प्रॉमिस शो कर सकता है। अगर आप यहाँ पे शैल लगाओगे तो ये सिर्फ फ्यूचरिटी यानी कि भविष्य शो करेगा कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। कंडीशन है, आ जाओ मैं कर दूंगा, नहीं आओगे तो मैं भैया खुद नहीं आऊँगा। कुआं जो है वो पैसे के पास नहीं जाएगा, पैसे को कुएं के पास आना पड़ेगा। इफ़ दे डू नॉट, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है बच्चों, ये भी आपको लिखवाया था मैंने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो आगे क्या आएगा? दे विल बी फाइंड, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आ रही है। अब इसको मत देखना बच्चों कि ये थर्ड फॉर्म आ गई सर। विल के तुरंत बाद क्या दे रखा है? बी दे रखा है, इसी को देखा जाएगा, आगे नहीं। तो याद रखना बी जो होता है ना बच्चों, बी के बाद अगर आप वर्ब की फॉर्म लगा रहे हो तो या तो वो आएगी आईएनजी फॉर्म। क्या आएगी बच्चों? आईएनजी फॉर्म। और या फिर वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, जिसको अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल होगा जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये खुद तो बेस फॉर्म ही है, आप इसको फर्स्ट फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो फिलहाल। तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगर तुम एडहेयर टू मतलब फॉलो करना, अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें फ़ाइन लगाया जाएगा, तुम्हें पेनल्टी लगाई जाएगी, तुम पर जुर्माना लगाया
जाएगा। इफ़ यू गो टू दिल्ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे क्वेश्चन है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, स्ट्रक्चर देखनी है हमें। तो ये भी ला रहा है और ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर तुम दिल्ली जाते हो तो तुम कहाँ रुकोगे? ये तुम कहाँ रुकोगे ये वाली बात कब आएगी? जब तुम दिल्ली जाओगे। अगर तुम दिल्ली जाओगे ही नहीं तो कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना ये कंडीशन जो है फुलफिल होगी ही नहीं। ठीक है बच्चों, आई विल कॉल यू इफ़ आई नीड यू, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको देख के कुछ सोच रहे हैं क्या? अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये बाकी के सेंटेंसेस से थोड़ा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इसमें हमने इफ़ क्लोज को सेकंड नंबर पे ले गए हम। इफ़ क्लोज या जो एडवर्बियल क्लोज या जो सबऑर्डिनेट क्लोज है हमारी, या जो कंडीशनल क्लोज है हमारी, कितने नाम है इसके? इफ़ क्लोज, एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन, कंडीशनल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं इसको अपन, और बोल सकते हैं तो कोई ज़्यादा गड़बड़ वाली बात नहीं है, इजी मामला है सारा। तो इसको आगे ले गए और आगे ले गए तो हमें यहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बच्चों। क्यों नहीं पड़ी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहाँ कंजंक्शन लगा हुआ है। कंजंक्शन लगा हुआ है तो हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो ये बात है अपनी फर्स्ट कंडीशन के ए पार्ट की, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को भी हमने दो भागों में बांटा है, ए और बी। अब देखिए जो बड़ा सा दिखने वाला नियम लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं, ऐसी भी होती हैं रेदर, जिनमें फुलफिल होने की संभावना पूरी होती है। क्यों पूरी होती है? क्योंकि ये साइंटिफिक, यूनिवर्सल या प्रैक्टिकल ट्रूथ होते हैं। साइंटिफिक, यूनिवर्सल या प्रैक्टिकल ट्रूथ होते हैं का मतलब क्या हुआ कि ऐसी घटनाएं जो प्रकृति में या हमारे समाज में या हमारी सोसाइटी में रेगुलरली होती रहती हैं, चाहे वो साइंस के हिसाब से सही हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के हिसाब से सही हो, चाहे वो कस्टम्स के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से सही हो। तो ऐसी कंडीशंस जब आएंगी, उदाहरण दूं आपको मैं, उदाहरण के लिए अगर पानी जमता है तो भैया पता है ना आपको क्या होता है? बिल्कुल पता है। अगर पानी जमता है तो बर्फ़ बनती है। अगर पानी उबलता है तो पता ना क्या होता है? भाप बनती है। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ या मैथमेटिकल ट्रूथ हो या हमारी सोसाइटी में घटित होने वाले ट्रूथ में से कोई एक हो, जो रेगुलरली घटित होते हैं, जो आम तौर पर घटित होते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप याद रखना एक चीज़ परिवर्तित होगी सिर्फ, और वो क्या परिवर्तित होगी कि हम जो मेन क्लॉज में विल या शैल लगा रहे थे ना, वो विल या शैल हट जाएगा, उसके स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। मतलब दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। और ऐसा क्यों होगा मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ। उदाहरण के लिए मैंने बोला कि अगर तुम अपने पिता की बात सुनते हो तो तुम्हें बाइक दिलवाते हैं या दिलवाएंगे? समय दिया मैंने आपको थोड़ा सा सोचने के लिए। अगर तुम अपने पिता की बात सुनते हो तो तुम्हें बाइक दिलवाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जब जब भी तुम अपने पिता की बात सुनते हो वो तुम्हें बाइक दिलवाते हैं। उन्होंने बोला बेटा टीवी बंद कर दे, एक बाइक। उन्होंने बोला बेटा स्कूल चले जाओ, दो बाइक। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पानी जमता है तो बर्फ़ बनेगी या बनती है? हालांकि बनेगी बोलना भी गलत नहीं लग रहा, लेकिन बनती है पता है ना अपन को, हमेशा ही ऐसा होता है। तो याद रखना, इसकी हिंदी अनुवाद करते हुए अगर हम कहें कि यदि के स्थान पे हम जब लगा दें, उदाहरण के लिए इफ़ यू लिसन टू मी आई विल बाय यू अ बाइक। अगर तुम मेरी बात सुनते हो तो मैं तुम्हें बाइक दिलवाऊंगा। इस उदाहरण को मैं थोड़ा चेंज करता हूं ताकि हमें बात समझ में आ सके। अगर मैं इसके स्थान पे लगा दूं क्या बच्चों? वैन। क्या? वैन। और इस वैन को मैं जब, सिर्फ जब ना बोलकर जब जब भी बोल दूं, व्हेनेवर बोल दूं, तो जब जब भी तुम मेरी बात सुनते हो मैं तुम्हें बाइक दिलवाता हूं। तो जम रहा है क्या? अरे भाई जम रहा है क्या? जब जब भी तुम मेरी बात सुनते हो मैं तुम्हें बाइक दिलवाता हूं, ऐसा होता है क्या? नहीं जम रहा। लेकिन अगर मैं कहूं
इफ़ वाटर फ्रीजेस इट बिकम्स आइस, अगर पानी जमता है तो बर्फ़ बनती है। इसको मैं इफ़ को हटा दूँ यहाँ पे और वैन लगा दूँ और बोलूँ कि जब जब भी पानी जमता है तो बर्फ़ बनती है। बोलने में सही लग रहा है कि नहीं लग रहा बच्चों? सही है ना? जब भी जमेगी तो पानी बनेगा, सॉरी बर्फ़ बनेगी। जब भी पानी जमेगा तो बर्फ़ बनेगी। ये बिल्कुल सही लग रहा है। अगर ये बिल्कुल सही लग रहा हो तो आप याद रखना ये कंडीशन कौन सी है? कंडीशन 1B। कंडीशन 1B, बी मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पर यूनिवर्सल साइंटिफिक या मैथमेटिकल या सोसाइटी का कोई ट्रूथ है जो हमेशा होता है, और यहाँ पर हम विल शैल का प्रयोग करेंगे ही नहीं। यहाँ पर हम दोनों तरफ ही क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करेंगे। अब मैं आपको जो ये लिखा हुआ है थोड़ा सा बता दूँ कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ जनरली ट्रू, जो सामान्यतः सच होता है, जो बताया मैंने आपको, और हैपन्स ऑफन या प्राय घटित होता है, यू यूज़ अ प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट होना चाहिए बस, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा प्रेजेंट। इन द मेन क्लॉज एंड द कंडीशनल क्लॉज बोथ, आप मेन क्लॉज में भी और इफ़ क्लॉज दोनों में क्या यूज़ करोगे बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। भावार्थ ही है इसका कि आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करोगे, आप विल शैल यूज़ नहीं करोगे। क्लियर? एग्जाम्पल देख के बाद ज़्यादा समझ में आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। इफ़ एन एडवर्टीजमेंट डज नॉट टेल द ट्रूथ, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द एडवर्टाइजर इज कमिटिंग एन ऑफेंस, अगर कोई विज्ञापन आपको सच नहीं बताता है तो विज्ञापन देने वाला क्या कर रहा है बच्चों? एक क्राइम कर रहा है, एक बहुत ही गलत काम कर रहा, अपराध कर रहा है। तो ये बात हमेशा ही सत्य होती है या कभी कभी हो सकती है? नहीं, हमेशा सच है। अगर आपको कोई झूठ बोल रहा है और झूठ बोलकर अपने प्रोडक्ट बेच रहा है तो गलत है वो बात, वो कभी कभी गलत नहीं होगी। वो इसको आप बोल सकते हो कि जब भी कोई विज्ञापन देने वाला आपको झूठ बोलकर कुछ बेच रहा है तो वो क्राइम कर रहा है। हमेशा ही सच है ये बात। इसी तरह से इफ़ द बेबी इज़ क्राइंग, अगर बच्चा रो रहा है, अगर बच्चा रो रहा है, इट इज़ प्रोबेबली हंग्री। बच्चों ये इट वर्ड जो है ना, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूं कि इट वर्ड वैसे तो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, निर्जीवों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बेबी एक ऐसा वर्ड है जिसको अंग्रेजी में न्यूट्रल जेंडर में रख दिया गया है। हालांकि रखना तो था कॉमन जेंडर में, क्योंकि बेबी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन बेबी को न्यूट्रल जेंडर में भी रखा गया है। मतलब आप बेबी के लिए इट का प्रयोग भी कर सकते हो, वो ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा। तो अगर कोई बच्चा रो रहा है तो शायद वो भूखा है, शायद वो भूखा है। यूनिवर्सल सी बात है ना कि 99% केसेस में बच्चे की रोने का कारण क्या होता है। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ कोई, तो 99 को बिल्कुल जज मत करना, हो सकता है 90% भी हो। तो अगर कोई बच्चा रो रहा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो क्या है? भूखा है। एक ट्रूथ है एक तरह का, ये सामान्यतः जो होता है। तो मैंने आपको सामान्यतः ही कहा था ना, सामान्यतः जो होता है वो जनरल ट्रूथ मान लिया जाता है। तो सामान्यतः जब बच्चा रोता है तो वो भूखा होता है सामान्यतः। अब ये दो एग्जाम्पल जो हैं ये और भी ज़्यादा साइंटिफिक से हैं। इफ़ वाटर फ्रीजेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आगे भी फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये मैंने आपको बता ही दिया एग्जाम्पल पहले ही कि अगर पानी जमता है तो बर्फ़ बनती है। बनती है भैया, किंतु परंतु नहीं है। जितनी साइंस मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से तो पानी जमेगा तो बर्फ़ ही बनेगी, भाप नहीं बनेगी। इफ़ इट गेट्स डार्क, अगर अंधेरा होता है तो डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। ये कौन सा सच है सर? देखो पहली बात तो ये सच ऐसा है कि हम गांव वाले लोग जो होते हैं उनको पता होता है कि रात होते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो उसको आप एक जनरल ट्रूथ भी बोल सकते हो। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ये साइंटिफिक ट्रूथ भी है कि जब रात होती है तो जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं? वो बाहर निकलती हैं, क्योंकि शोर शराबे के कारण उनकी जो अल्ट्रासोनिक या कौन सी सोनिक होती है वो काम नहीं करती है। रात को जब बाहर निकलती हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी कुत्तों को सुनाई देती है, वो आवाज़ कुत्तों को सुनाई देती है और कुत्ते भौंकते हैं। तो साइंटिफिक ट्रूथ भी एक तरह का हो गया। और आप साइंस को छोड़ो, ग्रामर पढ़ रहे हैं, जनरल ट्रूथ तो है ही नहीं। ये रात होती है तो गाँव में देखा होगा आपने, कुत्ते खूब भौंकने लगते हैं, तो ये भी एक ट्रूथ है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डॉग्स विल बार्क नहीं बोला मैंने, डॉग्स बार्क बोला है मैंने। ये देखिए, इफ़ शी कुक्स फूड, घरों में क्या होता है सामान्यतः? बच्चियाँ, लड़कियाँ जो होती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, सियानी होती हैं कि वो पढ़ती भी हैं और उसके साथ साथ अपने माँ बाप का काम में, खासकर माँ का काम में हाथ भी
बताती हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इफ़ शी कुक्स फूड, अगर वो खाना बनाती है तो क्योंकि उसकी मदर को खाना बनाना नहीं पड़ रहा, जब वो स्कूल में गई हुई है तो उसकी मदर को खाना बनाना पड़ रहा है, लेकिन जब वो खाना बना रही है तो उसकी मदर को खाना बनाना नहीं पड़ रहा, तो वो क्या करेगी फिर उस समय? हर मदर टेक्स रेस्ट, उसकी माता आराम करती है। ये भी एक तरह से हमारी सोसाइटी का प्रिवेलिंग जो प्रचलित सत्य है। तो ऐसा कोई भी सत्य है जो साइंटिफिक हो, मैथमेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो या सोसाइटी में प्रचलित हो, जो प्राय होता हो, जो सामान्यतः होता हो, जरूरी नहीं है कि 100% केसेस में होता हो, लेकिन प्राय होता हो, ऐसी कोई भी कंडीशन होगी तो हम उसको दोनों तरफ क्या करेंगे, इफ़ क्लॉज में भी और मेन क्लॉज में भी क्या करेंगे बच्चों, हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हम विल शैल का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों। क्लियर? आगे चलें। तो फर्स्ट कंडीशन जो कि पॉसिबल कंडीशन थी, इसमें मैंने आपको दो तरह के वाक्य बताए। एक तरह के वाक्य है जिसमें इफ़ क्लॉज में क्या था, यदि प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो आगे हमने विल शैल लगाया। दूसरे वाक्य है जिनमें ट्रूथ बताया गया है कोई, तो उनमें दोनों ही क्लॉजेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, मतलब प्रेजेंट टेंस लगा, विल शैल का प्रयोग हमने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम हमारी सेकंड कंडीशन की तरफ। कौन सी कंडीशन की तरफ? सेकंड कंडीशन, जिसको नाम दिया हमने क्या, बहुत सारे नाम दिए हैं, डरना मत बिल्कुल भी। हाइपोथेटिकल, अनलाइकली, इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी, नाम बहुत सारे हैं लेकिन काम एक ही है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि कुछ कल्पना में है, कुछ काल्पनिक है, कुछ ऐसा है जो रियल नहीं है। जो रियल नहीं है तो इसका मतलब होगा भी नहीं, और होगा भी नहीं, और पॉसिबली मोस्ट प्रोबेबली पास्ट में भी नहीं होना था, क्योंकि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ ऐसा होता तो क्या होता, है ना। इसमें क्या होगा बच्चों, इसके भी दो डिविजन्स हैं, जैसे उसमें ए और बी थे, इसमें भी ए और बी हैं। पहले में देखिए इफ़ आएगा और इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या तो मतलब हम प्रेजेंट से कहाँ आ गए हैं, पास्ट पे आ गए हैं, या सेकंड फॉर्म नहीं आएगी तो सेकंड फॉर्म का इक्विवेलेंट क्या होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में हम सिर्फ सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, सेकंड फॉर्म के स्थान पे क्या आ जाता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, तो ये भी पास्ट ही है। या आएगा बच्चों क्या, वर, क्या आएगा, वर। दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर वॉज भी तो होता है, पर हम कंडीशनल सेंटेंसेस में सामान्यतः वर का ही प्रयोग करते हैं, वॉज का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, वर का प्रयोग करते हैं, वॉज का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना जान लीजिए आप कि हम कंडीशनल वाक्यों में वर का प्रयोग करते हैं, वॉज का प्रयोग नहीं करते हैं। इट इज़ कॉल्ड वॉज, है ना, और वीक फॉर्म में वज, लेकिन वाज तो बिल्कुल नहीं। ओके, अगर हमें सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म पास्ट टेंस, वर पास्ट टेंस दे रखा हो, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस पे मूव कर गए हम, तो याद रखना बच्चों विल और शैल का पास्ट क्या होता है, प्लीज़ डोंट से वुड और शुड, क्योंकि शैल का पास्ट शुड नहीं होता है। विल और शैल दोनों का ही पास्ट क्या होता है बच्चों, वुड होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वुड। और चूंकि वुड एक मॉडल है, वुड क्या एक मॉडल है विल और शैल की तरह, तो इसके बाद भी क्या आएगी बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मॉडल्स के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म तो आती नहीं ना। नियम तो ये कहता है कि मॉडल्स के बाद बेस फॉर्म आती है। क्या आती है, बेस फॉर्म, मतलब ऐसी फॉर्म जो मूल रूप हो, जिसमें ना एस लगाओ, ना ई एस लगाओ, ना डी लगाओ, ना ई डी लगाओ, कुछ भी नहीं, ना आई एन जी लगाओ, तो मॉडल्स के बाद बेस फॉर्म आती है। तो ये वुड भी मॉडल है, इसलिए इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आप ज़्यादा टेक्निकल होना चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो बेस फॉर्म, लेकिन ज़रूरत नहीं है बेस फॉर्म बोलने की, फर्स्ट फॉर्म से काम चल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू प्लेड वेल दे वुड सेलेक्ट यू, अगर तुम अच्छा खेलते ना तो वो तुम्हें सेलेक्ट कर लेते। ये मेरे मन में एक मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स है कि यार काश तू अच्छा खेलता, काश तू अच्छा खेलता तो तेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इसमें एक काश छिपा हुआ है। इमेजिनरी वाक्यों में हमेशा क्या छिपा होता है, एक काश छिपा होता है, ऐसा हुआ होता तो। इफ़ आई वर अ बर्ड, देखिए बच्चों आई वॉज नहीं है, ये पेपर में आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, आपको उस खाली स्थान देगा यहाँ पर और वॉज या वर में से कुछ भरने को दे दे तो आप क्या भरोगे, वर भरोगे, वॉज नहीं भरोगे। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं क्या होता, पक्षी होता, आई वुड नॉट फ्लाई, तो मैं उड़ता नहीं उड़ता, मेरी मर्जी भैया। ध्यान रखिएगा ये मजाक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे आई वुड फ्लाई लगाए, आई वुड फ्लाई लगा तो सही है, कोई बात नहीं, मैं उड़ता। तो मैं तो ये कल्पना कर रहा हूँ कि मैं अगर पक्षी होता ना तो मैं तो नहीं उड़ता भैया, मैं तो ऑस्ट्रिच होता, मैं तो पेंगुइन होता, इस तरह के पक्षी होता जो उड़ते ही नहीं है, है ना।
तो ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है। हालांकि हमने ज़्यादातर सुना क्या हुआ है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। कोई बात नहीं, मैं पक्षी होता तो मैं नहीं उड़ता, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आपको अगर अभी भी अजीब लग रहा हो तो आप इस नोट को हटा सकते हो। नोट को हटा के भी ये सेंटेंस सही होगा और नोट को लगा के भी ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। आपकी कल्पना के ऊपर है। आप उड़ना चाहते हैं तो आई वुड फ्लाई, आप उड़ना नहीं चाहते तो आई वुड नॉट फ्लाई। लेकिन बात क्या है, सेकंड फॉर्म पास्ट, वर पास्ट अगर इफ क्लॉज में आ रहा है तो आगे क्या आएगा बच्चों, विल शैल ना आकर वुड आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, वुड। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर। तो ये तो बात थी बच्चों आपके सेकंड कंडीशन के एग्जांपल्स की। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हम इफ वाले सेंटेंस को, या यूं बोले कि इफ वाली क्लोज को बिना इफ के भी बना सकते हैं। बिना इफ के भी बना सकते हैं। मतलब एक हमारे पास ऐसा प्रोविज़न है, हमारे पास एक ऐसा तरीका है कि यदि हम इफ़ ना लगाएं तो भी हम क्या कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन को बना सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि सेकंड कंडीशन में केवल वही वाक्य इस तरीके से बनेंगे जिनमें वर का प्रयोग हुआ है। जिनमें सेकंड फॉर्म लगी होगी वो इस तरीके से नहीं बनेंगे। वर वाले वाक्य इस तरीके से बन जाएंगे। करना क्या है, हमें शुरू में दिए गए इफ़ को हटाना है और इसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर है, इस वर को उठा के सब्जेक्ट के पहले ले आना है। वर को उठा के सब्जेक्ट के पहले ले आना है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, वर सब्जेक्ट, आगे कुछ चेंज नहीं होगा। आगे वही वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी जो अभी अभी हमने देखी। उदाहरण देखिए, वर आई अ बर्ड। वर आई अ बर्ड को आप इस तरह समझ लीजिए कि ये क्या बोल रहा है, इफ आई वर। वर आई अ बर्ड का मतलब क्या है, इफ आई वर, एक ही बात है। लेकिन ये गलत नहीं है। वर आई अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड नॉट फ्लाई, तो मैं नहीं उड़ता। वर यू द पीएम ऑफ इंडिया, अगर तुम इंडिया के पीएम होते, अगर तुम इंडिया के पीएम होते, एक कंडीशन है, कल्पना करो। व्हाट वुड यू डू, तो यहाँ वर आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, वुड। और वुड के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी आ रही है, डू। तो सेकंड कंडीशन कुल मिला के, चाहे वो पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, दोनों में एक बात कॉमन है। क्या, कि हमें इफ़ क्लॉज में दिया जाएगा सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमें कौन सा पार्ट दिया जाएगा, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या वर। अगर दिया गया हो तो हम आगे क्या लगाएंगे बच्चों, वुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वुड। और वुड चूँकि मॉडल है तो मॉडल के साथ वर्ब की फॉर्म तो कौन सी आएगी, फर्स्ट ही आएगी। क्लियर। सेकंड मैंने आपको बताया कि हम बिना इफ़ के भी इनको बना सकते हैं। लेकिन किनको बना सकते हैं, सिर्फ उन वाक्यों को जिनमें वर लगा होता है। बिना वर वाले वाक्य बिना इफ़ के नहीं बनेंगे। क्लियर, तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो बात थी आपके सेकंड कंडीशन की। अब मूव करते हैं बच्चों थर्ड कंडीशन पे, जिसका नाम है इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव शर्त। ये वो शर्त होती है बच्चों जिसके पूरा होने की संभावना पास्ट में रही होगी। पास्ट में अगर इस काम को कर लिया जाता तो शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन अब चूंकि पास्ट गया चला, वो कंडीशन पूरा करने का जो मौका था वो भी चला गया, वो टाइम भी चला गया, इसलिए अब ये इम्पॉसिबल है। अब ये क्या है बच्चों, इम्पॉसिबल है। इसको बनाते कैसे हैं, इसके भी दो पार्ट हैं, ए और बी। इफ़ लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। है तो ये भी पास्ट ही, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस एक ही चीज़ याद रखनी है आपको। और यदि आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिख गई तो आगे आप क्या कर दोगे, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये मत कहना सर कि थर्ड फॉर्म आ गई ना, देखो वुड के बाद। नहीं बच्चों, वुड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आई है, वुड के बाद तो हैव आया ना। और हैव क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म। तीन बेस फॉर्म होती हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उनकी तीन बेस फॉर्म होती हैं, बी, डू और हैव। बी, डू और हैव, ये तीन बेस फॉर्म मूल रूप हैं। इन तीन से ना आगे 11 हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आपके काम आएगा ये। इन तीन से क्या बनती है बच्चों, 11। बी के रूप हैं 5, इज, आर, एम, वॉज और वर।
क्योंकि बी का मतलब होना है, बी मैंने होना, और इज आर एम वॉज वर भी होने की बात करते हैं। इज आर एम प्रेजेंट हैं तो वर्तमान में होने की बात करते हैं। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, मेरा टीचर होना। और वॉज वर पास्ट की बात, ही वॉज अ टीचर मतलब वो टीचर था। ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर था। शायद मर गया होगा अभी, या कुछ भी होगा, नहीं रहा होगा इस दुनिया में, मर गया होगा, थोड़ा सा बोलना अच्छा नहीं लगता, नहीं रहे होंगे। तो बी के रूप कौन से हैं? इज आर एम वॉज और वर, 5। उसके बाद आता है बच्चों डू। डू के कितने रूप हैं? डू, डज और डिड, 3 रूप हैं ये, डू, डज और डिड। और आखिरी है हमारा बेस फॉर्म, वो है हैव। हैव के भी 3 रूप हैं, हैज़, हैव और हैड। 5, 3, 8 और 3, 11। ये 11 हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो इन 3 बेस फॉर्म से बनी है। ये 11 हेल्पिंग वर्ब इन 3 बेस फॉर्म से बनी है। ठीक है, तो बेस फॉर्म क्या होती है, आपको अगर कोई पूछे तो हेल्पिंग वर्ब की 3 बेस फॉर्म होती हैं, बी, डू और हैव। बी, डू और हैव। तो 11 ये हो गए 3 से बनने वाले, और 13 हमारे मॉडल्स होते हैं। 13 प्लस 11 इज इक्वल टू 24। तो कुल मिला के हमारी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है? 24 होती है। इतना आप हमेशा याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं हमारी इम्पॉसिबल कंडीशन की तरफ। इम्पॉसिबल कंडीशन में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई कि वुड है, वुड के बाद हैव आ रहा है तो हैव बेस फॉर्म है। हाँ, हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगानी जरूरी होती है, तो हमने लगा दी। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको कुल मिला के वर्ब की फॉर्म्स याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। देखिए, इफ़ यू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन। इफ़ यू हैड बीन देयर, अगर तुम वहाँ होते तो क्या होता है पता है? यू वुड हैव एंजॉयड द पार्टी। पार्टी है ना कि पार्टी या पार्टी। वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऊपर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो नीचे वुड हैव थर्ड फॉर्म। थर्ड कंडीशन हो गई, इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई, आपको याद रखना है। तो मतलब ये जो व्यक्ति है ये पार्टी में जाके आया है, और पार्टी में नहीं जाने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भैया अगर तू वहाँ होता ना तो तू बहुत ही इंजॉय करता। मतलब पार्टी खत्म हो चुकी है, अब वो एंजॉय नहीं कर सकता है। हाँ, करेगा तो किसी दूसरी पार्टी में करेगा, इस पार्टी में नहीं कर सकता। तो इम्पॉसिबल हो गया ना, क्योंकि पार्टी तो हो चुकी है, और वी डोंट हैव एनी टाइम मशीन कि हम वहाँ चले जाएं वापस। इफ़ आई हैड नॉट सीन, नोट आ गया कोई बात नहीं, लेकिन हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया ना। अगर मैंने कार को नहीं देखा होता, क्या नहीं देखा होता? द कार कमिंग। कार को कमिंग मैंने आते हुए, अगर मैंने कार को आते हुए नहीं देखा होता तो क्या होता है पता है? इट वुड हैव हिट मी, वुड हैव हिट मी। हिट की थर्ड फॉर्म हिट ही होती है, हिट हिट हिट। ओके, हिट हिट हिट, कट कट कट। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? सेम होती है। ठीक है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मैंने कार को आते हुए नहीं देख लिया होता तो इस कार मुझे हिट कर जाती। पर कैसे ना देखता भाई, भगवान ने इतने बड़े बड़े 2 लट्टू दिए हैं, इतनी बड़ी बड़ी 2 आंखें दी हैं, तो मुझे दिख गई वो, और दिख गई तो मुझे वो हिट भी नहीं की क्योंकि मैं पीछे हो गया। तो इसका मतलब ये कंडीशन पास्ट में हो सकती होगी, लेकिन अब नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो उस कार ने मुझे हिट नहीं किया। हाँ, दूसरी कार भगवान ना करे मुझे हिट कर सकती है, लेकिन उस कार ने तो मुझे हिट नहीं किया, वो घटना होके ख़त्म हो चुकी है। आगे चलते हैं। बी जो है, ज़्यादातर मामलों में बी वही होता है जहाँ पर हम इफ़ नहीं लगाते। यहाँ भी वही है कि बी में हमें इफ़ नहीं लगाना है। इस थर्ड कंडीशन को हम बिना इफ़ के बना सकते हैं, बहुत इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इफ़ को हटाना है और हैड को सब्जेक्ट के शुरू में ले आना है। इफ़ को हटाना है और हैड को सब्जेक्ट के शुरू में ले आना है। इफ़ को हटा दिया मैंने और सब्जेक्ट के शुरू में किसको ले आया? मैं हैड को ले आया। तो ये क्या बन जाएगी? वही सेम कंडीशनल सेंटेंस बन जाएंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो आएगी क्योंकि ये हैड है। हैव का कोई भी रूप हो, हैव खुद हो, हैज़ हो या हैड हो, हैव का कोई भी रूप हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आगे वही, आगे कुछ चेंज नहीं होगा। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी बच्चों। क्लियर? हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैड यू बीन देयर, अगर तुम वहाँ होते, यू वुड हैव एंजॉयड द पार्टी। वो सेम सेंटेंस है, मैंने इसमें से इफ़ को हटा के हैड को पहले ले आया मैं बस, और कुछ चेंज नहीं किया मैंने। तो अगर तुम वहाँ होते तो तुमने पार्टी को एंजॉय किया होता। तो हैड पहले आ गया, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बी की, तो क्या आ गया आगे? यू वुड हैव एंजॉयड। और एक बात और देखिए बच्चों, हैड वैसे हेल्पिंग वर्ब होती है, तो जब वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है ना, तो सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ,
इससे हमें क्या हिंट मिल रहा है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा वाक्य है बच्चों? कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस है तो मतलब ये इफ़ वाला वाक्य, इफ़ वाला पार्ट जो है या बिना इफ़ वाला पार्ट यहाँ पे जो है, ये कौन सा पार्ट है बच्चों? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। इफ़ यू हैड प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, बिफोर हैंड पहले से ही, बिफोर हैंड पहले से ही, अगर तुमने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया होता, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे वुड है प्लस थर्ड फॉर्म आने वाली है बच्चों, तैयार है ना? दिस प्रोग्राम सब्जेक्ट वुड नॉट हैव बीन, बीन मतलब बी की थर्ड फॉर्म, वुड के बाद हैव आ गया। नोट को मत नोटिस करना, नोट तो आता ही आता है, फर्स्ट और सेकंड हेल्पिंग के बीच में आ जाता है। अगर तुमने पहले से तैयारी की होती ना तो ये प्रोग्राम जो है ना जो फेल हुआ है अभी, ये जो कार्यक्रम है ना तुमने फेल किया है, ये फेल नहीं होता। अगर तुमने पहले से तैयारी कर ली होती तो ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम फेल नहीं होता बच्चों। तो इसका मतलब बिना इफ के भी हम क्या कर सकते हैं, इस वाक्य को बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमने अब तक जो पढ़ा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन में, उसका सार, बहुत छोटा सा सार मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको याद रहेगा हमेशा। हमने कितनी कंडीशन पढ़ी थी? 3 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, 3 ही थी ना। क्या हुआ उनमें? पहली कंडीशन में याद रखने के लिए फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड कंडीशन में सेकंड सेकंड, थर्ड कंडीशन में थर्ड थर्ड। तो मतलब आपको याद रखना कितना आसान है। फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म थी इफ वाले पार्ट में, सेकंड कंडीशन में सेकंड फॉर्म थी इफ वाले पार्ट में, थर्ड कंडीशन में थर्ड फॉर्म थी, हालांकि वो हैड के साथ थी, वो तो याद रख लेंगे हम, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो वैसे भी अकेले नहीं आती। तो थर्ड फॉर्म थर्ड कंडीशन में, सेकंड फॉर्म सेकंड कंडीशन में और फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट कंडीशन में। आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी तो विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यही था। सेकंड फॉर्म आई या डिड आया या वर आया तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड कंडीशन आई तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यही पढ़ा हमने, यही एसेंस है इसका। आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना, दूसरी बार इस वीडियो को देखोगे तो आप चाहो तो उसकी स्पीड 1.5 कर सकते हो। ऐसी राय आपको देने वाले टीचर बहुत कम मिलेंगे। 1.5 स्पीड करके आप देख सकते हो, और इनको नोट जरूर करना अपनी नोटबुक में कॉपी करते रहना। आपका क्लॉजेस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।